नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों पहली अपडेट ऑक्सीजन प्लांट से संबंधित है, जहां दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीआरडीओ को आदेश दिया है कि वो 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट भारत के अंदर स्टैब्लिश करे। इसके लिए दोस्तों फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देगी पीएम केयर फंड से। ये सभी प्लांट 3 महीनों के अंदर स्टैब्लिश करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत इस मंथ में 125 ऑक्सीजन प्लांट स्टैब्लिश करने हैं डीआरडीओ को। इसके तहत डीआरडीओ ने ये तय किया है कि ये ऑक्सीजन प्लांट वो जॉइंट वेंचर के तहत स्टैब्लिश करेगी प्राइवेट प्लेयर्स के साथ। इसके तहत उन्होंने टाटा एडवांस सिस्टम और ट्राइडेंट न्यूमेटिक्स के साथ पार्टनरशिप की है। वहीं उन्होंने भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून से भी पार्टनरशिप की है। इसके तहत ये 380 प्लांट्स टाटा सिस्टम और ट्राइडेंट न्यूमेटिक्स के साथ पार्टनरशिप करके स्टैब्लिश करेंगे। वहीं 120 प्लांट भारत पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के साथ पार्टनरशिप करके स्टैब्लिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों डीआरडीओ पानीपत, हिसार यहाँ पर 500 बेड के 2 हॉस्पिटल का डेवलपमेंट कर रहा है, जो कि सारी फैसिलिटीज के साथ लैस होंगे। इसके अलावा दोस्तों डीआरडीओ की एक बड़ी कामयाबी मैं आपको बता दूं, इन्होंने दोस्तों लखनऊ के अंदर बहुत ही कम दिनों में ऑक्सीजन प्लांट लगभग बना दिया है। इसके अलावा ये लखनऊ के अवध शिल्प में एक हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें 350 बेड की कैपेसिटी है। बाद में इसकी कैपेसिटी को ये 1000 बेड्स की कर देंगे। तो दोस्तों डीआरडीओ बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भारत के कंस्ट्रक्शन सेक्टर से है, जहां दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो भारत का कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दोस्तों पिछले साल जब भारत के अंदर लॉकडाउन लगाया गया था तो वो कंप्लीट लॉकडाउन था, और इसके कारण क्या हुआ था कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, और वैसा ही इस साल भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों मई की शुरुआत में जब कोरोना केसेस धीरे धीरे बढ़ने लगे तो उतना प्रभाव कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे नहीं पड़ा, क्योंकि भारत के अंदर लॉकडाउन हर जगह नहीं लगाए गए थे, कुछ ही स्टेट्स में लगाए गए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे कोरोना बढ़ने लग गया, बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन को बढ़ाया गया। इसके कारण दोस्तों क्या हुआ कि इंटर माइग्रेशन शुरू हो गया, और इसके कारण अब लेबर की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, जिसके कारण दोस्तों जो हमारा ग्राउंड वर्क होता है कंस्ट्रक्शन का वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो रहा है। अभी भी जो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट हैं इन पर गवर्नमेंट अपडेट दे रही है, यानी कि इस पर थोड़ा बहुत कार्य हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर पूरा ही तबाह हो गया है, बंद हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिनको प्रायोरिटी गवर्नमेंट दे रही है उस पर कार्य चल रहा है। दोस्तों अभी जो चीज़ ज़्यादा फोकस की जा रही है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हमारी बिडिंग प्रोसेस है या फिर जो डीपीआर वर्क है, इन सब पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है बजाय कि कंस्ट्रक्शन। तो इसलिए दोस्तों अभी कंस्ट्रक्शन वर्क उतना तेज नहीं है, लेकिन बिडिंग प्रोसेस और इन सब पर काम बहुत ही तेजी से चल रहा है, जितने भी भारत के अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन पर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट एनटीपीसी से है, जहां दोस्तों एनटीपीसी ने इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए बीड्स इनवाइट किए हैं। दोस्तों इन ट्रांसमिशन लाइन से विंड और सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स को कनेक्ट किया जाएगा। बता दें कि इन ट्रांसमिशन लाइन की टोटल कैपेसिटी 600 मेगावाट होगी। तो ये भारत के कई सारे क्षेत्रों में स्टैब्लिश किया जाएगा। दोस्तों जो बीड विनर है इनको डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर, सप्लाई, टेस्टिंग और कमीशन करने का काम दिया जाएगा। और बीड सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 31 मई 2021 रखी गई है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका कॉन्ट्रैक्ट ईपीसी मॉडल के तहत दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि इसके तहत अगर काम लेट हो जाता है तो जो डेवलपर होते हैं उनको जुर्माना भी देना पड़ता है। तो परियोजना के तहत करीब 600 मेगावाट की ट्रांसमिशन लाइन डेवलप की जाएगी, जिसके तहत जो हमारे विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स हैं इनको इन ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट कर दूर दराज के क्षेत्रों में बिजली पहुंचाई जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडियन रेलवे से है, जहां दोस्तों रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बीड्स इनवाइट किए हैं रेलवे डेवलपमेंट के लिए। इसके तहत भूमि को लीज पर दिया जाएगा 45 सालों तक कंपनियों को। दोस्तों जिन रेलवे स्टेशन के लिए बीड इनवाइट की गई है उसमें बेलरी, सीकार और भरतपुर रेलवे स्टेशन शामिल हैं। यहाँ पर मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट किया जाएगा, मतलब कि यहाँ पर होटल, रिटेल स्पेस और भी बहुत सारी रिटेल एमिनिटीज का डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके तहत जो यहाँ पर फैसिलिटीज डेवलप की जाएंगी इसमें छोटे मोटे जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं तथा फायदा कमा सकते हैं। सिकार रेलवे स्टेशन है और जो भरतपुर रेलवे स्टेशन है ये राजस्थान में है। वहीं जो बेलरी रेलवे स्टेशन है ये कर्नाटक के अंदर स्थित है। दोस्तों इन क्षेत्रों में पर्यटन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते जाते हैं, इसलिए इन रेलवे स्टेशन को काफ़ी अच्छा बेहतर किया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो टूरिस्ट हो इनको बेहतर सुविधा मिल जाए, टूरिज्म को बूस्ट मिले। दोस्तों इसके तहत यहाँ पर कई प्रकार के नए डेवलपमेंट होंगे जो अब पहले की रेलवे स्टेशन में नहीं मिलते थे। जो बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड रेलवे स्टेशन है वहीं पर ये सुविधाएं मिलती हैं। ये जो रेलवे स्टेशन होंगे यहाँ पर बुक शॉप, कैंटीन, पानी, इन सब के अलावा जो बहुत ज़रूरत होती है लोगों को, एटीएम, इन सब की सुविधा मिलेगी। बहुत सारे बैंक्स के एटीएम यहाँ पर अवेलेबल होंगे।
दोस्तों नेक्स्ट अपडेट पेटीएम से है, जहां दोस्तों पेटीएम ने 5 करोड़ का फंड इकट्ठा किया है। वहीं 5 करोड़ ये खुद लगाकर 21,000 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स भारत के अंदर लेकर आएगी। इसके लिए इसने ऑर्डर भी दे दिया है। ये 1 मई तक भारत के अंदर आ जाएंगे। दोस्तों कॉन्सनट्रेटर्स ये हवा से ऑक्सीजन बना देते हैं डायरेक्टली, जिससे मरीज जिनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उनको इन मशीन के माध्यम से ऑक्सीजन मिल जाता है। इन्होंने कहा है कि ये ऑक्सीजन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोविड केयर फैसिलिटी, प्राइवेट हॉस्पिटल इन सबको देंगे। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट 1 लाख कॉन्सनट्रेटर्स के डेवलपमेंट के लिए आदेश दिए हैं। दोस्तों आज के समय में भारत के अंदर जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है इनकी काफी ज्यादा शॉर्टेज देखने को मिल रही है, जबकि भारत के अंदर इसका प्रोडक्शन इस महीने में 2 गुना हो गया है। इसका जो एक मेन रीजन है वो है कालाबाजारी। ये जो इंजेक्शन होते हैं इनकी जो मिनिमम प्राइसिंग है वो 1,000 है और जो मैक्सिमम उसकी प्राइसिंग रेंज है वो 5,000 है, लेकिन आज के समय में लोगों को ये 20,000 से 50,000 तक के रेट में मिल रहे हैं। अगर आप इसको खरीदने जाएंगे किसी भी स्टोर वगैरह पे तो ये आपको अवेलेबल होगा ही नहीं, और ये भी काफ़ी ज़्यादा जिसके पास सोर्स है वही खरीद पा रहा है और बहुत ही ज़्यादा ऊंचे दाम पर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट एग्रीकल्चर से है, जहां दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2021-22 में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम लाई थी। इसके तहत दोस्तों ये स्कीम अप्लाई भी हो चुकी है। इसके तहत बैंक तथा जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट होते हैं इससे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा जो कर्ज दिया जाएगा कृषकों को उसमें 3% की छूट दी जाएगी। बात करी जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा है कि करीब 10 सालों में 1 लाख करोड़ तक का कर्ज इस स्कीम के तहत बैंक से कृषकों को देगी। इसके तहत जो फंड दिया जाएगा वो इंडिविजुअल्स, ट्रस्ट और जो लघु एमएसएमईस होती हैं कृषि से संबंधित उन्हें दिया जाएगा, मैक्सिमम 3 करोड़ तक। इसके तहत करीब अभी 8,665 आवेदन आ चुके हैं, जिसमें से 8,216 करोड़ रुपए की मांग है। तो इसमें दोस्तों करीब 4,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं इस परियोजना के तहत। दोस्तों इस परियोजना के तहत जो कृषक हैं वो ऋण ले सकते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार जो उन्हें चाहिए अपनी कृषि को बेहतर बनाने के लिए, जैसे कि सिंचाई की व्यवस्था, अपनी जोत बढ़ाना, उत्पादन के लिए महंगे उर्वरक खरीदना, तो ये सारी चीजें वो कर सकेंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडियन इकोनॉमी से है, जहां दोस्तों बहुत सारे एस्टिमेशन आते रहते हैं इंडिया की इकोनॉमी से रिलेटेड। वहीं दोस्तों IHS मार्केट फोरकास्ट इन्होंने दोस्तों एस्टिमेशन लगाया है कि भारत का जो ये वित्त वर्ष है 2021-22 इसमें भारत की GDP 9.6% की ग्रोथ रेट से ग्रो हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी एजेंसीज है जिन्होंने ये कहा है कि भारत की जो GDP है ये डबल डिजिट में ग्रो हो सकती है, और कुछ ने कहा है कि अब ये डबल डिजिट में ग्रो नहीं होगी। तो दोस्तों अभी जो हमारा जो एस्टिमेशन लगाया गया है, अब वो चाहे जो हो, कोरोना के स्पाइक्स चाहे जितने हाई हो जाएं, लेकिन ऐसा अभी भी है कि हमारी जो GDP है वो नेगेटिव में नहीं जाएगी, वो अच्छी ग्रोथ हासिल करेगी। जब भी हमारी इकोनॉमी स्ट्रगल करती है यानी कि नीचे जाती है, नेगेटिव में जाती है, वो दोस्तों हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे बेहतर टाइम होता है। अब मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। जब भी कोई बड़ी बड़ी स्कीम्स जो कि बाद में देश की इकोनॉमी बदल देती है वो इन्हीं टाइम पे ली जाती हैं जब देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमजोर हो जाती है। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, चाइना में जो भी इकोनॉमिक चेंज आए उसकी शुरुआत तब हुई जब चाइना में बहुत ज़्यादा भुखमरी वगैरह शुरू हुई। भारत की बात करें तो भारत में भी जब भारत कर्ज में डूब गया था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बार बार वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेना पड़ता था, तभी यहाँ पर भारत ने नई आर्थिक नीति लाई थी, जिसके कारण दोस्तों हमारी अर्थव्यवस्था खुली थी। तो दोस्तों जो हमारी इकोनॉमी है ये डिपेंड करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी इसको नुकसान हो रहा है उसके रिएक्शन में कैसी स्कीम्स लाती है। अगर वो स्कीम बहुत ही ताकतवर रहेगी तो हमारी इकोनॉमी और भी तेजी से ग्रो होगी। अभी दोस्तों जो एस्टिमेशन है उन पर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि दोस्तों हमें अच्छे स्कीम्स के बारे में सोचने की जरूरत है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट टाटा से है, जहां दोस्तों कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने टाटा के एक्विजिशन को अप्रूव कर दिया है। दोस्तों इस एक्विजिशन के तहत टाटा सुपरमार्केट ग्रोसरी सप्लायर LTD इसकी 64.3% स्टेक को खरीदेगी। इसके तहत ये जो मैंने आपको ऊपर कंपनी का नाम बताया था ये बिग बास्केट को रन करती है, तो इसके तहत बिग बास्केट टाटा का हो जाएगा। लगभग बहुत ज़्यादा स्टेक टाटा के पास चली जाएगी। दोस्तों बिग बास्केट लगभग 25 शहरों में अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। ग्रोसरी में दोस्तों इसका बहुत ही बड़ा मार्केट है और ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट इन सबको टक्कर देता है। तो दोस्तों इसके एक्विजिशन के बाद टाटा इस मार्केट में आ जाएगा और इन कंपनियों को टक्कर देगा। चलिए दोस्तों कुछ स्टार्टअप अपडेट्स देख लेते हैं, जहां दोस्तों अर्बन जो कि एक गुरुग्राम बेस्ड स्टार्टअप है, इसने दोस्तों $119 मिलियन की फंडिंग रेज की है फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर्स, और इसी के तहत दोस्तों ये बन चुका है भारत का एक और यूनिकॉर्न और इसका वैल्यूएशन क्रॉस कर चुका है $2 बिलियन। अगर इसकी सर्विस की बात करें तो ये देश के बाहर तथा देश के अंदर सर्विस देता है। ये ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दुबई, आबू धाबी यहाँ पर भी सर्विस देता है तथा भारत के अंदर ये 30 शहरों में सर्विस देता है।
अगर इसके काम की बात करें, ये होम सर्विस प्रोवाइड करने वाला स्टार्टअप है, जैसे कि पेंटिंग, प्लम्बिंग, रिपेयरिंग, कारपेंटर, मसाज थेरेपी, स्पा, ये सारी सुविधा ये घर पे ही लोगों को प्रोवाइड करवाता है। तो ये सारी सुविधाएं अर्बन से मिल पाती हैं। वहीं दोस्तों जोमेटो, इसने दोस्तों DRHP जमा कर दिया है सेबी को, तो इसके तहत इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को मिल जाएगी। अब दोस्तों ये सबसे बड़ा कदम है IPO लॉन्च करने के पहले। जैसे ही सेबी इसको अप्रूव कर देगा तो जोमेटो 1 साल के अंदर कभी भी अपना IPO लॉन्च कर सकता है। दोस्तों जोमेटो करीब इस IPO से 8,000 करोड़ रुपए तक लेना चाहता है, तो करीब $1 बिलियन के आसपास इसका वैल्यूएशन बढ़ सकता है इस IPO लॉन्चिंग के बाद। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।